हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर। लास्ट सेशन में हमने बाइपोलर सिस्टम किया एंड आज हम करेंगे मल्टीपोलर सिस्टम। जो मल्टीपोलर सिस्टम है इसका मीनिंग क्या है एंड इसका बाइपोलर सिस्टम है इसके साथ क्या डिफरेंस है। जिससे हमने बाइपोलर किया था, बाइपोलर में क्या था, टू पोलर से टू सुपर पावर थी, यूएसए एंड यूएसए साथ। लेकिन मल्टीपोलर में क्या हो जाता है, नेम ही डिफाइन करता है मल्टी, मैनी पावर स्ट्रक्चर, मैनी सुपर पावर्स। तो जो पावर सेंटर्स हैं, पावर सेंटर्स अब टू से ज्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं, जिसको हम मल्टी पावर स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो पहले करते हैं मीनिंग ऑफ मल्टीपोलर सिस्टम। तो मल्टीपोलर सिस्टम में क्या है, देयर आर सो मैनी सेंटर्स ऑफ पावर। तो बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा सुपर पावर्स हैं, जिसमें नेशंस हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। तो डिफरेंट नेशंस हैव ओपन चॉइस टू अलाइन विद एनी ऑफ सुपर पावर। अगर हम मल्टीपोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं जो 1955 से लेकर 1990 तक रहता है, इसमें एक मल्टी पावर स्ट्रक्चर अमर्ज होते हैं। मल्टी पावर जो एक सुपर पावर थी वो थी, अब इसमें क्या है, जो कंट्रीज हैं उनके पास चॉइस है। पहले 2 में चॉइस होती थी, अब कितने में होगी, 8 में होगी। तो इतनी सुपर पावर्स में किसी भी ग्रुप को वो ज्वाइन कर सकती थी। तो देयर आर मैनी टेम्परेरी एंड शॉर्ट टाइम अलायंसेस। जो अलायंसेस थे बाइपोलर की तरह परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी नेचर के थे, शॉर्ट टाइम अलायंसेस थे, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट हैं वो ही सुप्रीम थे। हर एक नेशन क्या करता थे, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए किसी भी पावर के साथ वो अलायंस कर लेता था, और जब उसको दूसरे ग्रुप की जरूरत होती थी वो दूसरे पावर के साथ अलायंस कर लेता था। तो ये बाइपोलर से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। जो मल्टीपोलर सिस्टम था, इन इट देयर आर नेदर परमानेंट एनिमी नॉर परमानेंट फ्रेंड्स। इसमें जो फ्रेंड्स एंड एनिमी थी वो परमानेंट नहीं थे। बाइपोलर में क्या था, जो यूएसए के साथ थे वो यूएसए के फ्रेंड्स ही रहेंगे, यूएसए सार के फ्रेंड्स उसके ही फ्रेंड्स थे। एक दूसरे के नेशन वो एनिमी की तरह ही ट्रीट किए जाते थे। तो एक नेशन दूसरे नेशन के पास नहीं जाता था, वो टाइट बाइपोलर सिस्टम था। लेकिन इसमें कोई भी परमानेंट एनिमी एंड फ्रेंड नहीं है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। रादर ईच पोल लुक्स एट ईच अदर नेशन बोथ एज फ्रेंड्स एंड एनिमी। जो भी पोलर थे सभी पोलर दूसरे नेशन को फ्रेंड भी ट्रीट करते थे, एनिमी भी ट्रीट करते थे। तो मीनिंग जे किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ इंटरेस्ट को, नेशन के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझको आपकी जरूरत है तो आप मेरे फ्रेंड बन गए, अगर आपकी जरूरत नहीं है तो आप मेरे एनिमी भी बन सकते हो। मैं आपको दोनों तरह से ट्रीट कर रही हूँ, एज अ फ्रेंड एंड एज अ एनिमी। इसलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड पोलर सिस्टम भी कहा जाता है। इसको वॉजबाई ने कैसे डिफाइन किया है, he said multipolar system includes a number of major states। इसमें क्या है, 2 सुपर पावर्स नहीं है, इट इंक्लूड मेजर स्टेट्स, जिसमें सुपर पावर है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। टिपिकली एट लीस्ट 5 ऑफ रफली इक्वल पावर और कैपेबिलिटीज, मीनिंग एट लीस्ट 5 नेशन तो होने चाहिए, तभी जाकर हम मल्टीपोलर कहेंगे। टिपिकली एटलीस्ट 5 ऑफ द रफली इक्वल पावर, जिनके पास इक्वल पावर थी। तो जो हम इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड में क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन्स है, अब 2 से ज्यादा नेशंस हैं इनके पास आ जाते हैं। तो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं वो भी सुपर पावर की कैटेगरी में आना स्टार्ट कर देती है। जिसके पास मिलिट्री पावर है, उसके बाद जिनके पास इकोनॉमिक पावर होती है वो भी क्या बन जाते हैं, सुपर पावर में इंक्लूड होना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह जो सुपर पावर है, सुपर पावर के नंबर्स हैं इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको हम मल्टीपोलर सिस्टम कह रहे हैं। जो मल्टीपोलैरिटी है इसका डिकेड कब है, जो कब टाइम पीरियड तक वर्क करती है। इट डिवेल्ड एज अ क्रैक्स in the rigid bipolar system after the 1955। तो जो
टाइट बाइपोलर सिस्टम था, रिजिड बाइपोलर सिस्टम था, इसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। सोवियत यूनियन है, इसका ब्लॉक है वो वीक होने लग जाता है, यूएसए का ब्लॉक है वो वीक होने लग जाता है, तो अदर न्यूक्लियर वेपन नेशंस है वो अमर्ज होते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में, इस पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस होते हैं। ये मेजर चेंजेस से बाइपोलर को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं मल्टीपोलर सिस्टम में, चेंज इनटू लूज बाइपोलर। पहले कौन सा था? रिजिड बाइपोलर, इससे किस में कन्वर्ट हो गया? लूज बाइपोलर, एंड देन ट्रांसफर टू द मल्टीपोलैरिटी। अब इसको ट्रांसफर कर दिया मल्टीपोलर में। जो मल्टीपोलर सिस्टम है 1955 से लेकर 90 तक वर्क करता है, और उसके बाद यूनिपोलर सिस्टम है वो आ जाता है। तो जो सेंटर्स थे ड्यूरिंग मल्टीपोलर सिस्टम वो कौन कौन से थे? यूके, यूएसए, फ्रांस, यूएसएसआर, क्यूबा, जापान, जर्मनी, चाइना एंड नैम। नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जैसे इंडिया है, इंडिया भी किसको प्रेफर करी थी? नॉन अलाइंड मूवमेंट को। इसमें बहुत सी कंट्रीज हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं, वो अपना ग्रुप बना लेती हैं, जो कहती हैं हम किसी भी ग्रुप के मेंबर नहीं बनेंगे। इसीलिए जे भी सुपर पावर में अगर सभी मिल जाएंगे, वीक पर्सन्स भी मिलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा सुपर बन जाता है। इसी तरह जो वीक इकोनॉमी वाले स्टेट्स थे वो आपस में मिल जाते हैं। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की स्टेट्स हैं, इसके मेनली मेंबर्स होते हैं। तो ये वीक नेशन भी जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉसिबिलिटी थी, ये वीक सुपर पावर में अमर्ज होता है। इस तरह मल्टीपोलर सिस्टम में एक से भी ज्यादा एटलीस्ट 7-8 मेंबर्स हैं वो इसका मेंबर बन जाते हैं। इस तरह इसमें 9 मेंबर्स हैं वो सुपर पावर के रूप में अमर्ज होते हैं। तो अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन बाइपोलर एंड मल्टीपोलर सिस्टम। जो बाइपोलर एंड मल्टीपोलर है इसमें डिफरेंस क्या है? इधर हम करेंगे बाइपोलर सिस्टम एंड हियर मल्टीपोलर सिस्टम। जो बाइपोलर है इसमें सुपर पावर्स कितनी थे? 2 सुपर पावर। कौन कौन से? एक तरफ थे यूएसए एंड ईस्ट में थी यूएसएसआर। तो 2 सोवियत पावर्स थी, सुपर पावर्स थी, जिसके अराउंड पूरा वर्ल्ड है वो डिवाइड था, जिसने पूरे नेशन को डिवाइड कर दिया। इंटरनेशनल रिलेशन में हर एक नेशन इन दोनों में किसी न किसी एक ग्रुप के मेंबर होते थे। तो मल्टीपोलर में क्या था? मैनी सुपर पावर्स आ जाती हैं, अब एक से भी ज्यादा सुपर पावर स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो जो बाइपोलर सिस्टम है जो रिजिड सिस्टम है, क्योंकि 2 सुपर पावर्स हैं और इसमें नेशन को मोबाइल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेस मोबिलिटी ऑफ नेशंस, क्योंकि एक नेशन एक ग्रुप को छोड़कर दूसरे से अलायंस कर नहीं सकती थी। अगर वो करती थी तो दूसरा नेशन भी उसको डाउट से ही देखता था, उसको एनिमी ही मानता था। तो इस तरह उसका मीनिंग था कि वो दोनों सुपर पावर को अपना एनिमी बना ले, इसीलिए रिजिड सिस्टम माना जाता था। लेकिन मल्टीपोलर सिस्टम में फ्लेक्सिबल सिस्टम हो गया। इसमें जो नेशंस थे वो क्या कर जाते थे? मोबाइल कर जाते थे, उसके नेशनल इंटरेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करते थे? अलाइन करते थे एंड रीअलाइन कर लेते थे। जब मन किया किसी एक सुपर पावर के साथ अलाइन कर लिया, और जब मन नहीं किया, जब उसके नेशनल इंटरेस्ट किसी और चीज को प्रेफर करते हैं तो वो किसी और नेशन के साथ सुपर पावर के साथ अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो ये किसी न किसी नेशन के साथ अलाइनमेंट करते रहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो नेशंस मोबाइल कर सकते थे, मोबिलिटी थी एक ग्रुप को छोड़कर दूसरे को ज्वाइन करना। उसके बाद थर्ड है लार्ज पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर। तो जो बाइपोलर सिस्टम था इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी वॉर की, क्योंकि 2 सुपर पावर्स थी, आपस में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ही ज्यादा कीन कंपटीशन में थी। तो ऐसा लगता था अभी वॉर होने की सिचुएशन है, तो वॉर लाइक सिचुएशन थी, तो इसमें एक्सट्रीम चांसेस थे कि वॉर हो सकती है। लेकिन मल्टीपोलर में लेस पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर थी, इसमें न्यूक्लियर वेपन है वो भी बहुत ज्यादा सुपर पावर्स हैं इनके पास आ जाते हैं, जिससे बैलेंस ऑफ टेरर है वो अमर्ज हो जाता है, जिसमें ऐसा लगता है कि अगर किसी भी एक नेशन ने छोटी सी भी मिस्टेक की तो इस मिस्टेक का रिजल्ट क्या होगा? न्यूक्लियर अटैक होगा। अगर न्यूक्लियर अटैक हो गया पूरा वर्ल्ड है मिनटों में तबाह हो सकता है, इसलिए बैलेंस ऑफ टेरर में पूरा वर्ल्ड आ जाता है। देन बाइपोलर क्या है? मोर कंपटीशन। इसमें कंपटीशन सिर्फ आर्मामेंट का नहीं था, मिलिट्री रेस का नहीं था, इकोनॉमिक कल्चरल रेस का भी था। इसमें इकोनॉमिक्स डेवलप भी हुई हैं,
तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था, लेकिन मल्टीपोलर सिस्टम है जो लेस कॉम्पिटिटिव था, इसमें इतना कंपटीशन नहीं था जितना बाइपोलर सिस्टम में था। एंड जो बाइपोलर सिस्टम है, नेशंस आर ईदर फ्रेंड्स और फ्यूज, जो नेशंस हैं या तो मेरे फ्रेंड्स होंगे या फिर क्या होंगे, दुश्मन होंगे, इसमें न्यूट्रलिटी की कोई प्लेस नहीं थी। लेकिन जो मल्टीपोलर सिस्टम है, नेशन को दोनों ही ट्रीट किया जा सकता है, बोथ फ्रेंड्स एंड फोर्स। जब भी मेरी जरूरत होगी तो मैं उसको फ्रेंड मान लूंगी, जब मेरी जरूरत नहीं है वो मेरी दुश्मन बन जाएगी। एंड जो बाइपोलर सिस्टम था, जो आइडियोलॉजिकल वॉर थी, इसमें कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म इन दोनों के बिटवीन वॉर थी। लेकिन मल्टीपोलर सिस्टम में आइडियोलॉजिकल वॉर को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई, तो नॉट टू मच इंपॉर्टेंस टू आइडियोलॉजी। उनके अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी है, लेकिन आइडियोलॉजी की वजह से हम वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, हम किसी के साथ अलाइन एंड नॉन अलाइन नहीं कर सकते हैं, तो आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। बाइपोलर सिस्टम है, नो प्लेस ऑफ न्यूट्रलिटी फॉर एनी नेशन, कोई भी नेशन न्यूट्रल नहीं रह सकता। अगर कोई नेशन अपने आप को न्यूट्रल स्टेट कहता था तो उसकी न्यूट्रलिटी पर डाउट होता था, दोनों सुपर पावर्स को ही डाउट था। लेकिन जो मल्टीपोलर था, इसमें बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं जो न्यूट्रल थी, तो उस टाइम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाई जाती है। इसमें न्यूट्रल कंट्रीज हैं who make relations with the सुपर पावर्स, जिन्होंने सभी सुपर पावर के साथ रिलेशन बनाए थे, क्योंकि जो नैम है नॉन अलाइन मूवमेंट के मेंबर्स थे, इसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मेंबर थे जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी। अगर कुछ कंट्रीज हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं तो उनकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, सोशल प्रॉब्लम थी, बैकवर्डनेस थी, उन्होंने अपने आप को डेवलप करना था, वो कॉलोनियल सिस्टम से आई थी, इसीलिए वो किसी भी नेशन को अपना दुश्मन नहीं मान सकती थी। तो इसीलिए न्यूट्रल कंट्रीज हैं, इनका भी जन्म होता है। एंड जो बाइपोलर सिस्टम है, मेंबर्स आर बाउंड टू ओबे द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ देयर ब्लॉक, तो हर एक मेंबर है, जितने भी नेशन स्टेट्स हैं जो यूएसए के साथ हैं, तो उसके जो अलाइन कंट्रीज हैं उनकी भी पॉलिसीज कैसी होंगी, जो यूएसए की हैं, तो सभी कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी अपने ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही होती थी। लेकिन मल्टीपोलर सिस्टम में क्या थी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी, हर एक नेशन की अपनी फॉरेन पॉलिसी थी, जिसको वो जैसे नेशनल इंटरेस्ट गाइड करते हैं वैसे ही बनाता था। तो इस तरह फॉरेन पॉलिसी में भी डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह बाइपोलर एंड मल्टीपोलर है, इसमें डिफरेंस है। तो आज हमने इस सेशन में मल्टीपोलर सिस्टम है, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन की है, इसका टाइम पीरियड एंड सुपर पावर्स करके डिफरेंस किया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कॉजेस ऑफ इमर्जेंस ऑफ मल्टीपोलर सिस्टम। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।